नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का नया चैप्टर जो है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको इससे पहले की वीडियो में एक चीज़ बताया था कि 3 चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो वो क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के बाद मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का एक परिभाषा दें। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड छोटी छोटी जानकारी आपको बताया था और उसकी परिभाषा को भी बताया था। तो गुरुत्वाकर्षण का अगर हम लोग सिंपली एक परिभाषा दें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक पिंड, पृथ्वी पे मौजूद जो भी वस्तु है, कोई सा भी पिंड है, वह एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो उनके बीच लगने वाले इसी बल को आकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा कि पृथ्वी में मौजूद जितने भी पिंड होते हैं, जितने भी वस्तुएं होते हैं, वे आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उन पिंडों के बीच या उन वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि एक वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है। ठीक है, ये जो वस्तु है इस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, तो इसके बीच में एक आकर्षण बल लग रहा है। तो इसी आकर्षण बल को, ये दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, इसी आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, या ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। एक और परिभाषा इसका दूं तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर इसमें से एक जो वस्तु पृथ्वी है, ये जो एक वस्तु है इसको मैं मान लूँ पृथ्वी है, और दूसरी कोई भी वस्तु है या एक पिंड है, कोई भी एक वस्तु है, तो पृथ्वी सभी वस्तुओं को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश करती है। ठीक है, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश करती है। ये 3 वस्तु है, मान लीजिए, तीनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो पृथ्वी और इन वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है इसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी जो होती है सभी वस्तुओं को अपनी केंद्र की ओर खींचती है, केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जिसे आप याद करके जरूर रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, जितने भी बल के प्रकार होते हैं, जितने भी बल के प्रकार होते हैं, पृथ्वी में मौजूद जितने भी बल के प्रकार होते हैं, सबसे दुर्बल बल या सबसे कम शक्तिशाली या सबसे कमजोर बल जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये क्या है, दुर्बल बल होता है। इस चीज को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, अब यह क्या, इसमें इस बल में इस बल की प्रकृति क्या होती है, मतलब नेचर क्या होता है इस बल का, तो आकर्षित करती है। आकर्षित करने की इसमें प्रकृति होती है, आकर्षित करने का गुण रहता है। तो प्रकृति कैसा होता है, आकर्षण का या आकर्षित करने की। ठीक है, तो मैं पिंड की बात किया था, इस बल को जब पढ़ा रहा था तो पिंड की बात कर रहा था। तो प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इस चीज को मैं आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना रहता है। तो इन 2 अणुओं के बीच में भी एक आकर्षण बल पाया जाता है, तो इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है ना,
तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? अंतराण्विक कणों में भी पाया जाएगा। मतलब जो किसी वस्तु के अंदर निहित अणु होते हैं, ठीक ना, अंदर निहित अणु रहते हैं, उन कणों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। इसके अलावा सबसे जो बड़ी होती है, यह ग्रह है, एक सूर्य है, ग्रह नहीं, ठीक है, दो ग्रहों के बीच अंतर्ग्रही, मतलब ये पृथ्वी है, पृथ्वी एक ग्रह है और दूसरी ग्रह बृहस्पति है। तो इन ग्रहों के बीच में भी आकर्षण बल होगा। तो अंतर ग्रहीय आकर्षण बल को भी हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब यह क्या होता है कि कणों में उपस्थित जो मीडियम रहता है उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, उस पर यह डिपेंड नहीं करता। इस चीज को ना भी लिखें तो चलेगा। उसके अलावा यह एक केंद्रीय बल होता है। जैसे कि मैं बताया कि पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर खींचता है, मतलब केंद्र में यह बल ज्यादा होगा, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में ज्यादा बल होगा, तो यह केंद्रीय बल है। क्या है? केंद्रीय बल। इस चीज को आप याद रखिएगा। और लिख सकते हैं, और आपको याद करना है तो जो दो पिंड के बीच में जब यह बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसके बीच में कोई भी अन्य वस्तु उपस्थित हो या ना हो, उस पर इस बल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा यह क्या बल, यह जो होता है, यह बल जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाता है। कहने का मतलब यह है, एक मिनट, युग्म बनाता है। इसके कहने का मतलब यह है एक वस्तु है, ये वस्तु इस वस्तु को, ये जो वस्तु है इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दूसरा, ये जो वस्तु है इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो दोनों का जो आकर्षण बल लगेगा, यहां पे एक आकर्षण बल लग रहा है और एक यहां पे आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आकर्षण बल जो रहेंगे वो दोनों बराबर रहेंगे, परंतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहेंगे। जैसे इसका आकर्षण बल इधर लग रहा है और इसका आकर्षण बल इधर लग रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत है। तो यह क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं। इसके अलावा और क्या क्या विशेषता है वो भी देख लीजिए। दो तीन और विशेषता हैं जिनको आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। यह बल, गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल से, किससे? स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। स्थिर विद्युत बल से 10 के घात में 36 गुना तथा नाभिकीय बल, जिसे न्यूक्लियर फोर्सेस भी कहते हैं, नाभिकीय बल से 10 के घात में 38 गुना रहता है, गुना होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या है? वस्तु के आकार पर यह निर्भर करता है, वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यह है कि यदि दो वस्तु है, अगर ये छोटे हैं तो इनका गुरुत्वाकर्षण कम होगा, गुरुत्वाकर्षण कम। जब छोटे हैं, वस्तु जब छोटी है तो गुरुत्वाकर्षण कम होगा। यही जब वस्तु बड़ी हो जाती है, वस्तु जब बड़ी हो जाती है तो इसमें लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा वह ज़्यादा रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा रहेगा। तो इसकी जो विशेषताएं हैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में उपस्थित जितने भी बल हैं सबसे दुर्बल बल या सबसे कमजोर बल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसकी प्रकृति क्या रहती है? सदैव आकर्षण का, सदैव आकर्षित करने की इसकी प्रकृति रहती है। यह अंतराण्विक कणों, मतलब वस्तु में छोटे छोटे जो अणु रहते हैं उनके बीच तो लगता ही है, साथ ही साथ बड़े बड़े ग्रहों में भी लगता है। अंतर्ग्रही आकर्षण बल भी
गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, साथ ही पृथ्वी या कोई भी वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, परंतु वह केंद्र में मतलब सेंटर पे ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षण का गुण पाया जाता है उस वस्तु या पृथ्वी पे, तो यह एक केंद्रीय बल भी बोल सकते हैं इसको। इसमें क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनता है, मतलब दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे, दो आकर्षण बल लगेंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे परंतु विपरीत रहेंगे, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाता है। ये चीज भी आप याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत से 10 के घात में 36 गुना तथा नाभिकीय बल से 10 के घात में 38 गुना होता है। इसके साथ साथ ही वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, मतलब वस्तु जितनी छोटी होंगी उसके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होगा, और जितना बड़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। एक और विशेषता याद रख लीजिए, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, वह क्या है, ये वस्तु है एक वस्तु है, इनके बीच की दूरी अगर d है, क्या है, बीच की दूरी d है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह d² या दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 के घात में d² किया, मतलब दूरी के स्क्वायर, ये दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो ये क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब यह है कि दूरी जितनी ज़्यादा होगी, दूरी अगर ज़्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट में है, तो वे व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। ठीक है, तो इस कारण गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग एक व्युत्क्रम वर्ग बल भी कहेंगे, क्योंकि यह व्युत्क्रमानुपाती था इसलिए व्युत्क्रम, और दूरी के वर्ग के बराबर है इसलिए वर्ग, तो व्युत्क्रम वर्ग बल भी कहेंगे। इसी से रिलेटेड एक नियम है, वो आपको मैं बताता हूँ। उस नियम को हम लोग बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, या इसे गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का, या इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी कहते हैं। न्यूटन ने गति से रिलेटेड न्यूटन मतलब नियम दिया, लेकिन एक और न्यूटन है जिसने गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया। ठीक है, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण को हम लोग बोले इंग्लिश में तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसे बोलें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है व्युत्क्रम वर्ग बल होता है। सेम देखिए, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। ये क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले न्यूटन ने इस नियम को दिया, ये एक याद रखिएगा। दूसरा चीज, इस नियम में इसने बोला क्या है, तो इस नियम में यह बोला है कि किसी दो पिंडों या दो वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर से पढ़ दे रहा हूं।
इस नियम को किसने दिया? न्यूटन ने दिया। इसके अनुसार इसने यह बोला कि किसी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच लगने वाली दूरी जो कि d है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। नियम ही बोला है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m1 है और दूसरा का द्रव्यमान m2 है। m फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान। ठीक है, तो m1 तथा m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती बोलते हैं। तो ये दोनों का गुणनफल लिया, बल जो रहेगा वो उन दोनों के समानुपाती। दूसरा नियम क्या बोला? दूसरा उसी में साथ बोला, तथा उनके बीच की जो दूरी है d है, दूरी का वर्ग लिया तो मतलब d का स्क्वायर उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/d²। इस चीज को मैंने यहाँ पे भी बताया है। ठीक है, तो ये एक नियम में इस दो इक्वेशन को इसने बनाया। ठीक है, चलिए मैं बल को अगर फोर्स ले लूं और दोनों इक्वेशन को एक सिंपली मर्ज कर दूं तो m1 इंटू m2 इन दोनों का गुणा करूंगा तो डिवाइडेड d² आएगा, d²। या इसे मैं और बोलूं तो फोर्स इक्वल टू g। अब ये g कहां से आया वो भी बताता हूं, m1 इंटू m2 बाई d²। यही है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब ये g क्या है? तो यहाँ पे हम लोग समानुपाती लिए थे, तो इस समानुपाती को हम लोग को हटाना है। तो यहाँ पे हम लोग एक वर्ड लिए g, जिसका मतलब होता है यह एक समानुपातिक नियतांक है। समानुपातिक नियतांक मतलब एक कांस्टेंट है, एक नियत अंक है, एक अंक है। ठीक ना, जो कि इसके प्रोपोर्शनलिटी को जो है वो हटाता है। तो इसे ही हम लोग g को अन्य भाषा में एक समानुपातिक नियतांक है, इसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी बोलते हैं। तो इसका मान कितना होता है? तो g का जो मान होता है, g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 के घात में -11, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, और इसका यूनिट जो होगा क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये चीज आप याद रखिएगा। तो एग्जाम में इसका वैल्यू भी पूछता है, इसका यूनिट भी पूछता है, साथ ही ये इक्वेशन आएगा, या फिर इस इक्वेशन में हम लोग डायरेक्टली g का वैल्यू पुट कर दें। तो चलिए पुट करते हैं। तो फोर्स इक्वल टू g का वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 ब्रैकेट में m1 इंटू m2 डिवाइडेड d²। ये आ गया आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग एक नियतांक बोले हैं। नियतांक मतलब कि जो g है वह क्या है? नियतांक है, एक समानुपातिक नियतांक है। कहने का मतलब क्या है? यदि पिंड का भार चाहे 10 kg हो या 5 kg हो, पहला चीज, यदि पिंड के बीच की दूरी चाहे 5 मीटर हो या 10 मीटर हो, ठीक है, चाहे छोटे बड़े से भी बोला था गुरुत्वाकर्षण का इफेक्ट पड़ता है, जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, चाहे वस्तु का आकार 5 फीट हो, या मीटर में ही ले लेते हैं, 5 मीटर हो या 10 मीटर हो, मतलब लंबाई, ठीक है, चाहे दोनों वस्तुओं के बीच कोई माध्यम, चाहे वस्तुओं के बीच का माध्यम वायु हो, जिसे हवा बोलेंगे, वायु हो, जल हो या निर्वात हो, कुछ भी हो, चाहे जो दो वस्तुएं हैं
इनके बीच में सिर्फ सराउंडिंग एयर है, या दो वस्तुएं हैं वो प्रॉपरली जल में डूबे हुए हैं, या दो वस्तुएं हो ना तो वायु हो ना जल हो, केवल निर्वात हो, कुछ भी हो, ये चारों कंडीशन में भी जी का जो वैल्यू रहेगा सेम रहेगा 6.67 इंटू 10⁻11, क्योंकि यह एक नियतांक है, नियत अंक है। इसका वैल्यू इन पे इफेक्ट करेगा ही नहीं, चाहे पिंड का भार कितना हो, चाहे बीच की दूरी कितना हो, चाहे वस्तु का आकार कुछ भी हो, चाहे वस्तुओं के बीच का माध्यम कुछ भी हो, इस पे इसका वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। अर्थात जी का वैल्यू पिंड के भार, पिंड के बीच की दूरी, वस्तु के आकार और वस्तुओं के बीच के माध्यम पे डिपेंड नहीं करेगा, निर्भर नहीं रहेगा। इसीलिए इसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब न्यूटन का जो मैं सार्वत्रिक नियतांक पढ़ाया, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ाया, उसका उपयोग क्या है? न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का उपयोग कहाँ कहाँ इसके थ्रू हम लोग को इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को अपने से बांधे रखना, यह भी एक गुरुत्वाकर्षण ही है। हम पृथ्वी पे चल पाते हैं, वो तो घर्षण का कारण बताया था, परंतु पृथ्वी के तल, पृथ्वी के सरफेस और हमारे पैर के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है, उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिससे हमारा पैर पृथ्वी जमीन के सरफेस पे चिपका रहता है। ठीक है, हम हवा में उछलेंगे तो भी हम लोग नीचे ही आएंगे, यह होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाना। चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, चारों ओर घूमता है, इसी को, यह भी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही होता है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है और चंद्रमा को अपनी ओर खींचे रखता है, इस कारण से वो चारों ओर गति करता है। ठीक है, ग्रहों का घूमना, ग्रहों का गति करना भी गुरुत्वाकर्षण बल के होता है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण की असफलता, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की असफलता मतलब वह पॉइंट, ठीक है, या वह दूरी, मतलब कोई से अभी दूरी रहती है, बहुत ज़्यादा दूरी रहती है वस्तुओं के बीच तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, बहुत कम दूरी भी रहता है तो लगेगा, परंतु एक लिमिट होता है बहुत कम हो जाने की, उस लिमिट के बाद पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल रहता है वो फैल हो जाता है और वह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना छोड़ देता है। तो वह जो होता है 10⁹ मीटर, इससे कम की दूरी जब हो जाती है दो वस्तुओं के बीच में तो गुरुत्वाकर्षण बल फैल हो जाता है और वस्तु को आकर्षित करना छोड़ देता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा गुरुत्वी त्वरण। गुरुत्वी त्वरण होता क्या है? जैसे कि मैं नॉर्मल त्वरण आपको पढ़ाया था वो था एक्सेलरेशन, गुरुत्वी त्वरण को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यह क्या होता है? नॉर्मल जब हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ा रहा था तो उसमें एक कार थी, सीधे दिशा में अपनी स्पीड को इंक्रीज करते जा रही थी, तो एक्सेलरेशन में बोला आपको। त्वरण, अब अगर स्पीड को डाउन करते जाती है, स्पीड घटाते जाती है तो उसको मैं बोला मंदन। ठीक है, बढ़ाते जाती है तो त्वरण और स्पीड जब डाउन करते जाती है तो मंदन। तो गुरुत्वाकर्षण के केस में क्या होगा? यह पृथ्वी का सतह है,
यहाँ से आपने एक बॉल को ऊपर उछाला, ठीक है, इस डायरेक्शन में बॉल को ऊपर उछाला। तो इस डायरेक्शन में जब बॉल को आप ऊपर उठा रहे मतलब ऊपर उछाले, यहाँ पे इसकी स्पीड 10 kmph थी मान के चलिए, जब आप फेंके तो 10 km/h। यहाँ पे स्पीड गई वो 5 kmph, क्योंकि धीरे धीरे वो कम होते जाता है स्पीड। यहाँ पे 3 kmph आ गई, 3 km/h, ठीक है। यहाँ पे जो आई इस पॉइंट पे यह हो गई 0 kmph। 0 kmph होने के कारण यह रुक गई, इस पॉइंट पे रुक गई, इस पॉइंट पे रुक गई। आगे ले लेता हूँ। अब यहाँ से बॉल क्या होगा, नीचे आएगा। यहाँ पे स्पीड कितनी रहेगी, 3 km/h। यहाँ पे स्पीड कितनी रहेगी, 5 km/h। एग्जाम्पल है, इतना रहता नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका वैल्यू दूसरा रहता है। यहाँ पे स्पीड कितना होगी, 10 kmph। अब देखिए इसका डायरेक्शन तो इस कंडीशन में नीचे की ओर था, डाउनवर्ड था, और इस कंडीशन में अपवर्ड था। अब अपवर्ड स्पीड कम हो रही है तो यह क्या होगा, मंदन का केस। स्पीड कम होती है तो क्या बोलते हैं हम लोग, मंदन का केस। लेकिन ऊपर से नीचे जब आ रही है तो यह बढ़ रही है स्पीड, तो यह क्या होगा, त्वरण का केस। क्योंकि पृथ्वी की सतह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो जितने पास आएगी उतना उसका आकर्षण बल बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो यह त्वरण, तो ये बाल जब पृथ्वी की सतह की ओर नीचे गिर रही है, इसी त्वरण को हम लोग बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब इसका मैं परिभाषा बता देता हूँ। ये जो एग्जाम्पल है इसी पे बेसिस एक परिभाषा बताता हूँ। जब कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु के अलग अलग स्थिति में उसका स्पीड अलग अलग होता है, और उस स्पीड के कारण वस्तु में जो त्वरण रहता है उसी त्वरण को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। कैपिटल जी से किसको डिनोट करते हैं, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो गुरुत्वीय त्वरण है इसको स्मॉल जी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होगा, त्वरण का मात्रक क्या होता है आपको मैं क्या बताया था, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है त्वरण का मात्रक। तो गुरुत्वीय त्वरण भी एक प्रकार का त्वरण ही है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या न्यूटन प्रति केजी, ठीक है, न्यूटन प्रति केजी, ये 2 यूनिट होता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में अधिकतर पूछता है। अब गुरुत्वीय त्वरण जो होता है क्या, कौन सी राशि है, नॉर्मल जो त्वरण रहता है वो कौन सी राशि होता है, सदिश राशि होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। यह भी एक सदिश राशि होगी, जो ट्रिक पढ़ाया था, ठीक है ना, विषुवत बल और उस आर्द्रता को चाबी दो, ऐसा ट्रिक बताया था अपने स्टार्टिंग के वीडियो में ही, तो उससे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज और इससे रिलेटेड मैं विशेषता बताता हूं। गुरुत्वीय जो त्वरण होती है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रत्येक स्थान पर क्या होगा, बराबर होगा या चेंज होते रहेगा। आपको जो भी एग्जाम्पल समझाया उसी में आपको समझ जाना चाहिए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो रहता है प्रत्येक स्थान पर अलग अलग रहता है। जैसे कि यहाँ पे स्पीड 3 kmph था, स्थान चेंज हुआ तो यहाँ पे 5 हो गया, फिर से चेंज हुआ तो 10 हो गया, अलग अलग है प्रत्येक स्थान पर। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रत्येक स्थान पर क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, ये याद रखिए। दूसरा चीज, गुरुत्वीय त्वरण का
जो सभी प्रयोगात्मक मान, जब भी हम लोग कोई सा भी प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेना ही पड़ता है गुरुत्वीय त्वरण का। हालांकि इसका प्रत्येक स्थान पर मान अलग अलग होता है, लेकिन इन सब का एक एवरेज लिया जाता है, एक प्रयोगात्मक मान लिया जाता है, जिसका वैल्यू जो रहता है वह बता रहा हूं। गुरुत्वीय त्वरण का प्रयोगात्मक मान 9.8, 9.8 इसका यूनिट क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन क्या पढ़ाऊंगा? गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, ठीक है। इसके अलावा भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, अधिकतर इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो भार और द्रव्यमान में आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा, इनका परिभाषा भी बताऊंगा, और दोनों में क्या क्या अलग अलग विशेषताएं हैं वो भी बताऊंगा। तीसरा चीज भारहीनता या वेटलेसनेस, भारहीनता के बारे में बताऊंगा। चौथा चीज जो है वह, पृथ्वी पे तो वस्तु का भार द्रव्यमान तो बता ही दूंगा इसी टॉपिक पे, लेकिन चंद्रमा में वस्तु का भार क्या होगा, क्योंकि वहां का गुरुत्वाकर्षण बल अलग होता है। वहां का गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह वह क्या होगा, 1/6 गुना होगा। मतलब उससे बोले तो चंद्रमा पे जो भी गुरुत्वाकर्षण रहता है, पृथ्वी में उसका 6 गुना रहता है, ये बोल सकते हैं। या सूर्य की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण 27 गुना होता है, ये भी बताऊंगा आपको। उसके कारण जो बल में मतलब भार में इफेक्ट आएगा, क्या क्या हो सकता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, भार कैसे चेंज होगा, चंद्रमा में कैसे भार रहेगा, उसको भी बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको ग्रह एवं उपग्रह यह बताना जरूरी है, उपग्रह के प्रकार, ठीक है, जैसे कि जियो स्टेशनरी या पार्किंग सैटेलाइट्स बोलते हैं, भू-स्थिर उपग्रह। उसके अलावा ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट्स होता है। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उपग्रह की यूज क्या है, क्यों हम लोग सैटेलाइट्स बाहर भेजते हैं अंतरिक्ष पे, ठीक ना, क्या कारण होता है, क्या क्या यूज के लिए भेजते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसमें एनर्जी क्या होती है उपग्रहों में, ठीक है, वो। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, केपलर का नियम किससे रिलेटेड है, ग्रहों से रिलेटेड। तो ये अभी से याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केपलर का नियम किससे रिलेटेड होता है, तो ग्रहों से, ग्रहों की गति से रिलेटेड एक नियम होता है जिसको केपलर नियम बोलते हैं, ठीक ना। उपग्रहों का कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं कक्षीय वेग, यह बताऊंगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक पलायन वेग। कहने का मतलब वह वेग जिस स्पीड, मतलब वह स्पीड जिसमें हम लोग यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से बाहर फेंकें तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर बाहर ही निकल जाएगा और कभी धरती पे वापस नहीं आ पाएगा। तो उस वेग को ही पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसका मान कितना होता है ये बताऊंगा, ठीक है। फिर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इससे पहले इन सब टॉपिक को पढ़ाने से पहले ही आपको मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।